तो फाइनली जिस पल का था इंतजार वो पल आ ही गया, बजट पेश हो ही गया। घर का बजट हर महीने बनता है, लेकिन सरकार ने पूरे 1 साल का बजट एक बार फिर बनाया। क्या सस्ता, क्या महंगा, क्या कुछ जो है वो होने वाला है इस 1 साल में, वो सब कुछ जो है वो वित्त मंत्री द्वारा इस बजट में पेश किया गया, बताया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो निकलकर सामने आई और सबसे बड़ी चीज जिस पर सभी की नजरें थी, टैक्स स्लैब। यानी कि जो लोग हैं उन्हें अपनी इनकम पर कितना टैक्स देना होगा, उस पर सभी की नजरें थी। अब उस स्लैब को और बढ़ा दिया गया है। जो 2024 के बजट में लगभग 7 लाख रुपए के आसपास था, उसे अब 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि पहले आपको 7 लाख रुपए तक कोई भी जो है वो टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब वो दायरा बढ़ा दिया गया है। अब आपको 12 लाख रुपए तक जो है वो छूट मिलेगी। अब सालाना आपको जो है वो 12 लाख तक की छूट मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तो इसमें आपको एक और फायदा है, 75,000 और इसमें ऐड कर लीजिए तो आपको 12,75,000 रुपए तक की जो है वो इस इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। अब पिछले अगर हम साल की बात करें तो तब तक आप 2 साल का रिटर्न एक साथ भर सकते थे, लेकिन अब 4 साल का रिटर्न आप एक साथ भर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर साथ में ग्राफिक्स भी चल रहे हैं जो ये बताते हैं कि आखिर इस बजट में जो है वो कौन से सेक्टर को कितना पैसा जो है वो अलॉट किया गया है ताकि वो अपना कामकाज अच्छे से कर सकें। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो 1,71,437 जो है वो करोड़ रुपए दिए गए हैं, और इसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर को जो है वो बजट जो है वो बांटा गया है, और हर सेक्टर को जो है वो इसी तरीके से बजट दिया गया है ताकि वो अपना साल भर का जो है वो कामकाज अच्छे से कर सके। अर्बन डेवलपमेंट को, आईटी सेक्टर, टेलीकॉम, एनर्जी सेक्टर को भी जो है वो बजट अलॉट किया गया है 96,777 करोड़ रुपए। वहीं 95,000 से ज्यादा जो है वो अलॉट किया गया। सोशल वेलफेयर के लिए 60,000 करोड़ जो है इससे ज्यादा का बजट है। वहीं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 65,500 से ज्यादा का करोड़ से ज्यादा का जो है वो बजट है। वहीं जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए 55,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो बजट है। तो वहीं अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है वो बजट के बाद प्रेस वार्ता की जा रही है। क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। नॉर्मल इनकम से अलग है। यदि नॉर्मल इनकम में शामिल होता तो यदि 30% के ब्रैकेट में कोई होता तो उसके कैपिटल गेन्स में 30% टैक्स लगता, तो वो क्या मान्य होता? तो कैपिटल गेन्स को एक अलग टैक्स की व्यवस्था की गई है जो कि कम है। वो इसलिए की गई है कि रिस्क उसमें है और उसमें लोग रिटर्न करते हैं कैपिटल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें 12.5% हमने टैक्स लगाया, तो वो एक अलग रखा जाता है। उसमें एक अलग एग्जेम्पशन लिमिट भी है। यदि वो एक साल में कैपिटल गेन्स आपको 1.25 लाख 1.25 लाख यदि हो तो वो एग्जेम्प्ट भी होता, तो और यदि शॉर्ट टर्म हो तो वो 20% होता, तो वो एक व्यवस्था अलग है। और नॉर्मल इनकम की व्यवस्था है जो कि स्लैब रेट और उससे काउंट होती है, तो इसलिए वो अलग ही है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट उसको कर दिया था स्पीच में, क्योंकि ये कंफ्यूजन की संभावना थी कि सब लोग ये समझेंगे, तो उसको स्पष्ट किया गया। 46 पीछे hello ma'am, Harsh Kumar from Business Standard newspaper. Ma'am, since government has decided to move ahead with a comprehensive asset monetization plan, so what are the new changes from the previous one, and if you can give some broader aspects of it in detail? See, as we are aware that till the last year, the first program which was launched in 2021, achievements have been of the order of about 90%, which is a good progress. Based on that success is the next leap, almost double the amount which are coming up. And there are newer asset classes will also be come up. For example, transmission assets, and not just of the Government of India. Government of India doesn't own, say, Power Corporation, Power Transmission Corporation, but state government's assets are also there. So they will do the monetization, and you will hear very soon that entire plan will be out. Sir, can we in future get a separate number of asset monetization and disinvestment? See, this money, what the intent is, there's already an investment, or rather the assets are there which may be owned by Government of India, which may be owned by, say, NHAI, or they may be owned by one of the PSUs. They disinvest, not disinvest, they monetize that asset and use that money to build a fresh or a new project and a new asset, plow back that money back into the economy. So these are not necessarily
money coming to Consolidated Fund of India. Very rarely the money comes in. NHAI doesn't invest, money remains with them, they build another road by using that money. 13. Hi ma'am, good afternoon. I am Kriti, I'm from Informist Media. So right now you just said that your fiscal prudence has finally aligned with your glide path that you had announced in FY21. This year you have given a new roadmap, so mentioned debt to GDP roadmap. You aim to bring down your debt to GDP ratio to 49 to 51% by FY31, considering the nominal GDP would be in the range of 10 to 11. So based on that, and you said that you will peg your fiscal deficit in a way that it goes on to bring down your debt to GDP ratio. So is there a rough estimation of what kind of fiscal deficit you may have by FY31? And secondly, on 31, when you aim to bring down your debt to GDP ratio. Secondly, on funding of fiscal deficit for the next fiscal year. तो आज का दिन वाकई बहुत ज़्यादा खास रहा और वित्त मंत्री द्वारा जो है वो पूरे विस्तार से बजट के बारे में बताया गया कि सेक्टर को कितना पैसा, लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को जो है वो कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए क्या कुछ खास उनके द्वारा कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। Announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. BCD on these parts will now stand exempted. I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberal. तो वहीं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, तमाम चीजों को लेकर बातचीत कही गई, लेकिन जब बजट पेश हो गया और उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना लाजमी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बजट को कितना सराहा गया वो भी सुनते हैं। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की भी इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी जो है वो बयान सामने आया। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो भी सुनते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और इस बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। ये पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19%। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज देश की संसद में देश का 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। ये तीसरी सरकार, नॉन स्टॉप तीसरी सरकार का ये पहला बजट जो दिया है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का पहला बजट दिया है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। एक बड़ा निर्णय इस बजट के अंदर जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में किया है कि आय की सीमा में एक बड़ा बदलाव किया है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा, इससे आम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। मैं बजट को लेकर यही कहूंगा दैट दिस इज मैं बधाई दूंगा
माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्रधानमंत्री जी के ओवरऑल गाइडेंस में उन्होंने अपना 8वां बजट दिया एंड इट्स एन एक्सीलेंट बजट। और आप बजट की जो प्रोविजंस देखें, आई मीन पिछले दिनों में हल्ला ये लोग कर रहे थे ऑपोजिशन वाले के मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की जो पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन है 7 लाख से 12 लाख ले हो गई है और भी बहुत बढ़िया फीचर्स हैं इसमें। तो ये तो आपने सुना पक्ष कि पक्ष क्या कहता है, उसके लिए ये बजट बहुत अच्छा है, लेकिन विपक्ष भी तो अपनी एक बात रखता है। विपक्ष का भी कुछ कहना है कि आखिर ये बजट उनके लिए कैसा रहा, वो भी सुनते हैं। टैक्स के बदलाव तो ठीक है, लेकिन जो हमारे किसान को एमएसपी चाहिए था वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार दिल्ली, उसके लिए ये सब नज़र आ रहा है। बिहार को विशेष दिख ही रहा है, साफ दिख रहा है, और कहीं किसी की कोई बात ही नहीं। हरियाणा को कुछ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए, बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम। पंजाब ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। बस हाँ, फिशरीज की गल सी, इत्थे उत्थे पहले बोर्ड मखाना बोर्ड बन रहा है, लेकिन किसान दे हाथ च कुछ नहीं, आम इंसान दे हाथ च कुछ नहीं। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी मां की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वाले